जो पिछले लेक्चर तक क्या हुआ था, कंप्लीटली टॉर्क कैलकुलेशन 3 स्टेप्स थे, याद है ना? F इज इक्वल टू एम ए, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और कंस्ट्रेंट टाइप की इक्वेशन, मतलब रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज, एक्सेलरेशंस, ओमेगास, अल्फास, सब कुछ, राइट? रोलिंग का केस, इसका केस, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे वही सब कुछ, बट काइनेटिक एनर्जी पिक्चर में लाएंगे। तो मतलब हम लोगों ने जो वर्क एनर्जी पावर देखा था, वर्क एनर्जी पावर में दो ही चीजें पढ़ी थी अपन ने, क्या? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे क्या है ना, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, तो कोई भी एक बॉडी, सपोज यहाँ पे देखो, सबसे सिंपल केस प्योर ट्रांसलेशन है, ये प्योर ट्रांसलेशन होता है। हमारा रोटेशन इसमें बिल्कुल है ही नहीं, मतलब हर पॉइंट का स्पीड कितना है? v, हाँ, मतलब VCOM। जैसे ये पॉइंट होगा, इसका भी क्या होगा फिर? VCOM, इसका भी क्या होगा? अब इन सबका जो काइनेटिक एनर्जी आप देखोगे, तो पूरा का पूरा जो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? हाँ, मतलब सब एक छोटे डीएम मास का लेंगे तो हाफ डीएम इंटू VCOM का स्क्वायर, और उसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सबका स्पीड क्या है? सेम। तो यहाँ पे डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ। अरे समझ में आया कि नहीं? ये तो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी ना, प्योर ट्रांसलेशन है तो किया है। अब ये सेम चीज प्योर रोटेशन है। प्योर रोटेशन का मतलब क्या है? COM फिक्स्ड, ठीक है। हाँ, अब इस केस में ओमेगा से घूम रहा है, हाँ, बट ए अभी हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास के, तो एम की जगह क्या आने वाला है? आई। अब और वी की जगह ओमेगा, एकदम सिंपल है। बट एक क्यू, तो एकदम सिंपल सी बात करेंगे, मुझे तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है? आप देखोगे कोई भी छोटा डीएम मास पकड़ेंगे, इसका ये आर पकड़ेंगे, तो इसकी जो वेलोसिटी वी होगी वो क्या होगी? आर इंटू क्या? ओमेगा। तो आप एक्चुअली देखोगे तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी इस छोटे डीएम मास की कितनी होगी? हाफ इंटू क्या? डीएम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगी मेरी काइनेटिक एनर्जी ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, हाँ, तो ओमेगा स्क्वायर हाफ तो कांस्टेंट है, तो डीएम आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? आई। अरे भाई, ठीक है, तो इसलिए डायरेक्टली क्या हो जाएगा? हाफ आई COM इंटू क्या? ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगी मेरी काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, रोटेशनल मोशन, मतलब प्योर रोटेशनल मोशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप पकड़ोगे तो ये तो क्या हो गया? ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ आई सेंटर ऑफ मास, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, इंटू क्या? ओमेगा स्क्वायर। मतलब एम की जगह आई, वी की जगह ओमेगा, यही तो करते हैं हम लोग, ठीक है। बट वे मेन केस कौन सी है? रोटेशन। जब दोनों साथ में हो तो क्या होगा? दोनों का एडिशन होगा। मैंने क्या बोला? प्योर ट्रांसलेशन को अलग से देखने का, प्योर रोटेशन को अलग से, और दोनों क्या करने का? कंबाइन, ठीक है। तो अब यहां पे एक्चुअली, ठीक है, रोटेशन के अंदर, अब रोटेशन के अंदर भी 3 चीजें थी। क्या क्या थी? रोटेशन विथ स्लाइडिंग, रोटेशन विदाउट स्लाइडिंग, एंड नहीं रोलिंग, ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन इज प्रेजेंट। तो एकदम सिंपल रोटेशन का तो केस ये है कि जैसे सपोज एक बॉडी है, VCOM से जा रही है, ओमेगा से घूम रही है, तो इनकी तो इसकी तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी, इसके 2 पार्ट होंगे, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन पार्ट, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल पार्ट, और टोटल करेंगे तो क्या होगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम लोग तो क्या करेंगे? टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, ये और ये कॉम्बिनेशन, ये तो सबको समझ में है क्या? हाफ एम VCOM का स्क्वायर प्लस क्या? हाफ आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर। एकदम सिंपल था, ठीक है। अब ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, बट अब अपने पास 2-3 चीजें थी। क्या 2-3 चीजें थी? एक तो रोलिंग। रोलिंग के केस में नीचे क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और नॉर्मल जब रोटेशन ऐसा कर रहा होता है तो इसके अंदर भी क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आप चेक करोगे, इसी को टोटल काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ
ये पूरा का पूरा निकाल देने का और सीधा इन दोनों की जगह पे हाफ क्या, आई एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये दो टर्म्स को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर इसको प्रूफ देंगे, टेंशन मत लो, और पहले अभी देखो मेरे एग्जांपल से प्रूफ देंगे अभी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ये भी सीधा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे फिर क्या हो गया, आई सेंटर ऑफ मास, अब ने समझ में आएगा, ये ओमेगा वगैरह यहाँ पे डालोगे तो वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे वही टोटल काइनेटिक एनर्जी, अब रोलिंग वेव के केस में क्या हो जाएगा, हाफ क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू क्या, ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों में से कोई भी फॉर्म आप यूज कर सकते हो। भाई समझ में आया? देखो एक एग्जांपल, दो एग्जांपल देता हूं तो आपको रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन, और ये जो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन का पार्ट है ना, ये नीट का सबसे फेवरेट है, तो नीट में यही आता है एंड जेईई मेन में नॉर्मल लेवल पे, मतलब जेईई मेन पे भी, जेईई मेन का भी ये सब फेवरेट टॉपिक है। जेईई मेन में भी सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन करने को आ गया तो रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करने का, सीधा एम के स्क्वायर, ठीक है। और उसके साथ साथ इसी को यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन अलग अलग पार्ट में बस। और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन आपको आ गया, मोस्टली जो क्वेश्चन रोटेशन का बनता है इसी के ऊपर बनता है, एकदम टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन, ये सब पुलीज है वो सब कुछ नहीं, बस इतना ही। रोटेशनल मोशन किसके लिए, जेईई में, मतलब और एंगुलर मोमेंटम का एक छोटा सा पार्ट, ये पूरा मेंस हो गया। एडवांस में पूरा अलग है, इसलिए मैं आपको बोला जेईई में नीट का रोटेशनल मोशन बहुत इजी है, ठीक है। तो अब ये चीज समझो। अब इसके अंदर सपोज अपने को मैं एक एग्जांपल छोटा देता हूं पहले, एक रॉड का, ठीक है। अब ये रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है और ओमेगा से घूम रहा है। अब किसी ने बोला सर इसका मुझे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, तो दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, क्या आएगी काइनेटिक एनर्जी, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ m v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ I सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये एक मेथड थी, इसको क्या करेंगे अपन, मेथड नंबर 1। अब हाफ m VCOM का स्क्वायर, हाफ m VCOM कितना है इसमें, अरे ये है ऐसा, तो VCOM जो होता है सेंटर ऑफ मास, हाँ क्या होगा VCOM, ओमेगा इंटू क्या, L/2 पढ़ा है ना, ठीक है। तो ये ओमेगा इंटू L/2 डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 4, ठीक है, प्लस हाफ ml स्क्वायर बाय 12 ओमेगा स्क्वायर, आई सेंटर ऑफ मास है ना। अब आप देखोगे हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो हाफ यहां पे क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर बाय 4 प्लस m l स्क्वायर बाय 12 इंटू क्या, ओमेगा स्क्वायर। ये क्या हुआ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अरे भाई ये क्या हुआ, आई सेंटर ऑफ मास प्लस क्या, m इंटू क्या, d स्क्वायर। तो क्या बनता है, मतलब हाँ, तो हाफ क्या, ml स्क्वायर बाय 3, तो हाफ ml स्क्वायर बाय 3 इंटू क्या, ओमेगा स्क्वायर, विच इज नथिंग बट क्या, हाफ आई एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो मुझे तो पूरा का पूरा लिखने की जरूरत पड़ी क्या है सब कुछ, आपको डायरेक्टली पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी तो एकदम सिंपल है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा इसमें, What part of it is rotation half I? हाँ वो फ्रैक्शन क्वेश्चन पूछते हैं। तो मतलब बेसिकली क्या करेगा, हाफ क्या, आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ, तो आई COM डिवाइड बाय आई। तो इसमें कुछ है क्या, मतलब इसमें कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं, सब कुछ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, रोटेशनल टर्म क्या होता है, ट्रांसलेशन टर्म क्या होता है। ट्रांसलेशन क्या होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, टोटल माइनस रोटेशनल। तो सिर्फ आई के टर्म में लिखना है, तो समझ रहे, आई AOR माइनस आई सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय जो भी फ्रैक्शन अपने को निकालनी है। तो इन शॉर्ट टोटल काइनेटिक एनर्जी ये होती है। टोटल काइनेटिक एनर्जी में से ट्रांसलेशन पार्ट ये होता है, रोटेशनल पार्ट ये होता है। अभी एक एग्जांपल 1 लिया मैंने, ठीक है। एग्जांपल 2 सेम चीज, अब रोलिंग का करते एक
मतलब एक सब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन है, ठीक है। रोलिंग के पार्ट में देखो, स्लाइडिंग के पार्ट में एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है क्या? अरे स्लाइडिंग करता है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, जिसमें हम लोग नहीं होता ना इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे स्लाइडिंग में होता ही नहीं है, वैसे भी रोलिंग के केस में भी एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होता, वो इंस्टेंट के लिए होता है, ठीक है। अब एक सॉलिड स्फीयर लेते हैं। सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग, ऐसा दिया है और वेलोसिटी v दिया है, इसका मास क्या है m और रेडियस है r। अब सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, तो सबसे पहले तो अपने को क्या मिल गया, सिर्फ v दिया है, तो v इज इक्वल टू क्या, r ओमेगा। किसी ने बोला सर टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो मुझे एक बात बता, टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछिए, क्या करोगे टोटल काइनेटिक एनर्जी? पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी, अभी मुझे तो ये पूरा करने की जरूरत है क्या मुझे वापस? तुमको ये पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इंस्टेंटेनियस आई, अरे सॉरी मैं पहले इंस्टेंटेनियस का रोटेशन लिखता हूं, आई ए और इधर है, तो भाई ये मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है वापस, ये तो मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों करना? वो ये दोनों को ऐड करके फिर वो वही वापस पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्रूव करना पड़ेगा। क्यों करना है? अरे भाई समझ में आ रहा है? तो मैं डायरेक्टली मुझे होता है इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। किसी ने बोला सर टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कोई बोल सकता है हाफ क्या, आई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू क्या, हाँ क्या होता है वो, हाफ इनटू क्या, हाँ 2/5 mr स्क्वायर प्लस, कुछ लोग ऐसे बैठे कि जैसे पता ही मैं इधर एक काम करता हूँ, 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। क्यों किया भाई ये, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे कितना हुआ 7/5, तो हाफ इंटू, एक मिनट लिखने के लिए अभी 7/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया टोटल क्या। बट मुझे तो इसमें ओमेगा दिया है क्या, नहीं। अब तुमको पता है जो ओमेगा होता है v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा, ये तो अपन लिख देंगे ना, कंडीशन ऑफ क्या, कंडीशन ऑफ रोलिंग। हाँ तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा v स्क्वायर, तो तुमको चाहिए तो इसको 7/10 mv स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, समझ में। कोई बोलेगा सर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का टर्म कितना होगा इसमें, हाफ क्या, आई क्या, COM इंटू ओमेगा स्क्वायर, कितना हुआ वो, हाफ इंटू, नहीं आई सेंटर ऑफ मास कितना होता है इसका, 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो किसी को इसमें क्या करना है, तो 1/5 mv स्क्वायर। और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नहीं हाफ mv स्क्वायर डायरेक्ट, माइनस क्यों करना है, वो माइनस में सेम ही आएगा, वो देखेंगे अपन ना, ठीक है। दूसरी कौन सी होगी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर। और चेक करोगे इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ 1/5 mv स्क्वायर क्या आएगा 7/10। तो इसमें ना फ्रैक्शन पूछा जाता है, और कुछ ने बोला सर फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन टोटल काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये डिवाइड बाय है ना, मतलब इन शॉर्ट क्या किया आपने, ICOM डिवाइड बाय I इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, आई और ना, यही तो हुआ। ओके ये वाला जो चीज है इसको लिखो फटाफट, एक डाल दो ऐसे अपन, एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी करके हेडिंग डाल दो पहले, काइनेटिक एनर्जी ऐसा हेडिंग डाल दो, काइनेटिक एनर्जी। अभी क्विकली कुछ काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशंस के ही पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ, दो क्वेश्चंस फास्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एक्चुअली क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन है बस।
तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन ही है और कुछ है ही नहीं। इसके एक दो एग्जांपल करके अपन एंगुलर मोमेंटम भी बेसिक जेई मेन लेवल पे खत्म कर देते हैं आज। दो क्वेश्चन फटाफट क्विकली कर लो आप लोग, ठीक है। एग्जांपल आई थिंक 3 एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखो, ठीक है। इसमें एक क्या दिया है, सॉलिड सिलेंडर इज रोलिंग, ठीक है, और मास m है, स्पीड v है, ठीक है। फाइंड फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू व्हाट, टोटल काइनेटिक एनर्जी, एंड फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल है, ठीक है। ये इसका निकालना है, बस ये दो क्वेश्चंस करो, सिंपल है। सॉलिड सिलेंडर इज रोलिंग और यहाँ पे हॉलोस्फीयर V नॉट इज नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट, तो फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहली चीज, सॉलिड सिलेंडर इज रोलिंग, बराबर। रोलिंग का मतलब क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होगा, R ओमेगा, तो वो जो ओमेगा आएगा वो क्या आएगा, V बाय R। तो ओमेगा की वैल्यू अपने कभी कभी ओमेगा में भी दिया रहेगा, तो सिंपल क्वेश्चन है, बट मैंने भी V में दिया है। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सॉरी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ क्या, I इंस्टेंटेनियस रोटेशन इनटू क्या, ओमेगा स्क्वायर। तो कितना हुआ यहाँ पे, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, तो क्या हाफ 3 बाय 2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बराबर ना। तो इसका आंसर कितना आया, 3 बाय 4 m r स्क्वायर मतलब v स्क्वायर। तो किसी ने टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो 3 बाय 4 m v स्क्वायर या r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जो भी ओमेगा इस पे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसमें, हाफ, इधर लिख देता हूं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ I सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर। क्या होगा वो, हाफ इनटू क्या, mr स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा स्क्वायर, तो कितना हुआ यहाँ पे, हाँ, तो 1 बाय 4 mv स्क्वायर। और ट्रांसलेशन वो तो डायरेक्टली है, कितना, हाफ क्या, mv स्क्वायर। बस अब इनका क्या लेना है, रेशियो लेना है। बट ये सब कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करो, I सेंटर ऑफ मास अपन I a ओवर। तो इसका आंसर मैंने क्यों निकाला, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में भी अपने जो क्वेश्चन है उसमें तो लगने वाला है। तो I सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय क्या, I, और इसमें मुझे ए और के टर्म में करना है तो क्या करना पड़ेगा, I इंस्टेंट ऑफ, हाँ 1 माइनस, अरे वैसा नहीं, इसमें मतलब मुझे मतलब I सेंटर ऑफ मास के टर्म में लिखना है, I के टर्म में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, I क्या, इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन माइनस I सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय, बराबर ना। इंस्टेंट यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस दिस बाय दिस, अरे वही ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्या है ये, I किसी ने लिखा, मतलब क्वेश्चन में आया तो समझ में। और ये सब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, एकदम सिंपल बात बता रहा हूँ, सब जेईई मेन लेवल पे क्विकली ये सब निकालना या नीट लेवल पे आता है, ठीक है। अब हॉलोस्फीयर, इसमें मुझे बताओ इसमें क्या करोगे, इसमें अलग अलग ही करना पड़ेगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस क्या, हाफ I सेंटर ऑफ मास मतलब हॉलोस्फीयर क्या है, 2 बाय 3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। बस यही आप इतना ही यही लिखोगे, हाँ जो भी ओमेगा वगैरह सब दिया रहेगा तो उसको। बट ध्यान में रखना इसमें कोई भी I इंस्टेंटेनियस वाला चीज लिखेंगे नहीं, हाँ, और हाँ क्योंकि रोलिंग नहीं, ठीक है। अब समझ में आया सबको। तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन एकदम इजी था।
बस अब इसको यूज करके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपना सबसे फेवरेट थियरम, वर्क एनर्जी थियरम, क्योंकि वो स्पीड निकालने में वही तो काम में आता है। फेवरेट है कि नहीं है? बहुत ज्यादा है, ठीक है, कैसे नहीं भाई, बहुत अच्छी चीज है। और आपने एक चीज देखी होगी, पूरा का पूरा मैकेनिक्स सिर्फ लॉजिकल और कैसे बनता है, कुछ नहीं, उसमें कोई फॉर्मूलेस दिखते हैं क्या? बहुत जुगाड़ होती है। आप एकदम एंड से लेके एंड तक देखोगे पूरा, अभी तक कोई फॉर्मूलेस है ही नहीं। हीट एंड थर्मो में इतने सारे हैं, वेव्स में भी इतने सारे आएंगे, बट इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ दिमाग लगाना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अभी रोटेशन भी तो आ गया, समझ में आ रहा है। और इसमें एक केस अपन यहाँ पे एक चीज में यहाँ पे लिख के रखता हूं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम में आएगा। वर्क डन बाय रोलिंग फ्रिक्शन, हाँ रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि देखो रोलिंग जब होता है तो नीचे वाला पॉइंट मूव करता है, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो रोलिंग फ्रिक्शन कितना है? जीरो। एंड वर्क डन बाय हिंज फोर्सेस, अरे ये भी है, इनका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का क्या है? जीरो। तो हिंज फोर्सेस, भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना है? जीरो। बस ये चीज आपको दिमाग में रखना है, बाकी सब कुछ सेम है। हमें इसको अपन यूज करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहां पे सब लोग देखो, एक रॉड है, मास m का, लेंथ l का, ऐसे रखा है, फिर लिखो मत, यहां पे देखो m का और l का, इधर से छोड़ दिया तो क्या होगा? वो ऐसा करके नीचे गिरेगा। तो ऐसा पकड़ ले कि जब ये रॉड ऐसा घूम के जब इधर आया तो इसकी कुछ ना कुछ क्या आएगी? अरे एंगुलर वेलोसिटी आएगी ना, हाँ। तो ये एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड दिस ओमेगा, ठीक है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। कब? जब एकदम सिंपल है। अब मुझे एकदम यहां पे पहले देखो, हाँ, तो अब ये ऐसा घूम रहा है ना, ऐसे, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल सी पहले तो बात बताओ, इस क्वेश्चन में वर्क डन बाय ओमेगा निकालना है। जब ओमेगा स्पीड v निकालते हैं, ओमेगा निकालना होता है, क्या लगाना होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब कौन से फोर्सेस? वर्क डन बाय क्या? ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय हिंज, ठीक है, बस भाई, इज इक्वल टू क्या? चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी, मतलब रोटेशन है नहीं, तो अभी इसमें तो क्या करेंगे? आई क्या रखेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन, टोटल एनर्जी एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली है ना, हाँ। तो मुझे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अपन करने गए, तो अब क्या होगा बताओ? ये सेंटर ऑफ मास है, सिर्फ देखो mg का वर्क निकालते हो, सेंटर ऑफ मास का आपको पता है, वो इवन चेन के केसेस में सेंटर ऑफ मास देखते हैं अपन, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, तो सेंटर ऑफ मास इधर से किधर आया? इधर आया। तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है mg नीचे है ना, और सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट इधर कितना है? L/2 है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? mg इंटू L/2। वर्क डन बाय हिंज फोर्सेस कितना है? जीरो। चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, हाँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ड्रॉप किया, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी टोटल। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ आई एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा स्क्वायर, सीधा कर दो ना। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे टोटल मतलब क्या हुआ? इसमें ट्रांसलेशन भी और टोटल भी है, क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी ना, क्यों टोटल एनर्जी करनी पड़ी? क्योंकि हर एक पॉइंट तो घूम रहा है ना। अरे हर एक मास का एक्चुअली आप देखोगे तो हर एक मास का वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? अलग अलग। इंटीग्रेट करोगे तो यही आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टर्म आता है ना इंटीग्रेशन में, ये सबको समझ में है? हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे? mg L/2 इज इक्वल टू क्या? हाफ, हाँ, हाफ आई एक्स रोटेशन, मतलब ml²/3 इंटू क्या? ओमेगा स्क्वायर। m और m कैंसिल हो गया, L कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आई?
root of 3g by 2. रूट Root of 3g by L. 3g by L. हाँ रूट 3g बाय और मुझे एक बात बताओ, ये इसी सेम चीज से अपन क्या निकाल सकते हैं? इसका फिर वेलोसिटी निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। अरे समझ में आया? ये कोई दिक्कत है इसमें? ये था एग्जांपल 1। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, 2 एग्जांपल करेंगे फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूंगा अच्छा वाला, ठीक है? एग्जांपल 2 सब लोग सुनो पहले, यहां पे देखो, ये हाइट h है, ठीक है? एक सपोज है सॉलिड स्फीयर है, इधर से इसको छोड़ दिया बोला है, और यहां पे लिखा है सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग, कंडीशन दी हुई है। तो बोला कि जब ये नीचे आएगा, ठीक है, अब ऐसा पकड़ लो, इसका रेडियस r है एंड r इज लाइक रेडियस बट इट इज कंपेरेबल, मतलब h ऐसा नहीं कि r इज वेरी वेरी लेस देन h होगा तो अलग बात है, फिर तो एक छोटा पॉइंट हो गया ना, बट यहाँ पे r इज कंपेरेबल टू h, तो इस केस में सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग, ठीक है? तो यहां पे पूछा है फाइंड वेलोसिटी v, जब वो कहां पे आएगा? नीचे आएगा, तो फाइंड दिस v, ठीक है? अब एक काम करते पहले, सब लोग सुनो, एक मिनट, पहले एक काम, ये लिख दो पहले, चलो ऐसा लिखो वर्ग थ्योरम, फिर वो क्वेश्चन आप पहले करोगे फिर मैं करूंगा, ओके? सेकंड वाले क्वेश्चन जो है ये वाला हो गया ना? नहीं, मैं सेकंड वाला क्वेश्चन सिर्फ आपको पूछ रहा हूं, 2 मिनट दे रहा हूं। यहाँ पे बताओ, सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, यहां से क्या रेस्ट पे छोड़ा है, ऐसे ऐसे करेगा और नीचे आएगा, तो क्या बोले? फाइंड क्या? v, क्या उल्टा भी? यहां से v दिया और रोल कर रहा है, बोला कि मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा? सेम ही चीज हुई ना? हाँ, एक काम करो, पहले ये करो, ठीक है? v निकाला आपने v, हाँ, अब कैसे करोगे इसमें? जो किसने मुझे देखना है किसका आंसर एकदम सही। इक्वेशन क्या लिखा आपने? mg, हाँ h माइनस r इज इंपॉर्टेंट, mg h किया होगा तो आपने गलती की है, ठीक है? अब किसने गलती की है? हाँ, फास्ट में, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या? चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। मुझे तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में कौन से फोर्सेस है? अरे भाई, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में कौन से फोर्सेस है? हाँ, तो एक मिनट, हाँ फ्रिक्शन, ठीक है? ये चलो पीछे लिया फ्रिक्शन मैंने, और mg, बस यही तो है ना? तो वर्क डन बाय क्या हो जाएगा? ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय क्या? फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बाद क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है? 0, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कितना होता है? वर्क रोलिंग दिया है ना? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना? अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहां से आया इधर तक, तो एक्चुअली आप देखोगे तो ये कितना डिस्टेंस आया? h माइनस r, तो ये जो आया h माइनस r आया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? mg h माइनस r इज इक्वल टू चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी, कितना? हाफ इंटू आई एक्सिस ऑफ इंटरनल एक्सिस ऑफ रोटेशन, 2/5 mr² प्लस mr², तो कितना? 7/5 mr² इंटू क्या? ओमेगा स्क्वायर, और v इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? अरे v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा होगा, तो इसको v² लिख दो, आंसर आ गया तुम्हारा। तो v की वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट ऑफ क्या? 10g h माइनस r बाय 7। समझ में आया? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें वापस आपको करना है, ठीक है? फिर एक क्वेश्चन जो भी 2-3 चीजों का मिक्सचर। एक्चुअली देखो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते तो इजी नहीं है, बट यही चीज आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत टफ हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि पूरे के पूरे डीसी पांडे मॉडल्स खत्म करो, और फिर जैसे मॉडल खत्म होते अपने डीपीपी सारे कर लो, डीपीपी 1 2 3 4 मॉड्यूल का डीपीपी 1 2 3 4 एंड लेवल 1 ये खत्म हो जाना चाहिए, जैसे ही आगे के और एक वीक में मॉडल डीपीपी 1 2 3 4 और अपना डीसी पांडे के मॉड्यूल नंबर 12 तक,
मॉड्यूल 13 थोड़ा सा, मॉड्यूल 13 एंड आगे का क्यूमुलेटिव वाला बहुत, मतलब जो नया मैं बोल रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओल्ड वालों में लेवल 1 सब्जेक्टिव और लेवल 1 ऑब्जेक्टिव, इतना खत्म पहले करना है। जब मेरा टॉपिक खत्म होता है तब आपका उतना खत्म होना है, उसके बाद करते रहो, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे हाइट h0 से एक सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, इसको यहां से छोड़ा, ठीक है। कितने से? हाइट h0। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें फ्रिक्शन है, और इधर वाले ये क्या है? फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस, और यहां पे फ्रिक्शन है, ठीक है। इधर से इधर तक रोलिंग हो रही है, सॉलिड सिलेंडर इज रोलिंग। रोलिंग कहां तक होगी? बॉटम मोस्ट। जैसे इधर आएगा भाई, रोलिंग होगी क्या? क्यों नहीं होगी? फ्रिक्शन नहीं है तो भाई रोलिंग थोड़ी होने वाली है, स्लाइडिंग होगी यहां से यहां पे। तो अभी बोला है फाइंड द मैक्सिमम हाइट, जैसे इधर से छोड़ा मैंने, तो बोला फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय दिस सॉलिड सिलेंडर इधर। समझ में? पहले आप आपके दिमाग लगा के करो, फिर अपन करते हैं। मास m, रेडियस r, और r इज वेरी वेरी लेस देन h। r छोटा है, r इज वेरी वेरी लेस देन h, तो r तो निकाल। चलो अभी सब लोग, आपका टाइम हो चुका है। अब यहां पे मुझे एक बात बताओ, सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग, अब रोल कर रहा है। अब ये पहले, सॉरी, सॉलिड सिलेंडर इज रोलिंग, सॉलिड सिलेंडर इज रोलिंग, और फिर उसके बाद इधर आया, और इसके बाद ही इधर। अब एक चीज समझो भाई, सब लोग यहां पे देखो, ठीक है। अब जब ये इधर से इधर तक आया, ठीक है, जस्ट इधर तक, तब इसका कुछ ना कुछ क्या रहेगा? स्पीड v रहेगा और ओमेगा रहेगा। और इधर तक v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r ओमेगा। इधर से इधर तक तो हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या था? प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? mg h नॉट, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है? नहीं लेना है ना, इज इक्वल टू चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी, कितना है वो? हाफ। अभी क्या सॉलिड, क्या है? सिलेंडर, तो सॉल्यूशन मतलब mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, एक्सटेंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ना, तो कितना? 3/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। भाई सबको समझ में आया या नहीं आया? अब मुझे एक सिंपल सी बात, तो यहाँ पे तो एक मिनट, इक्वेशन नंबर 1 करके लिखता हूं, हम तो v आएगा, ठीक है। अब सीन क्या है, इसके बाद क्या होगा? हाँ, स्लाइडिंग, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन तो है नहीं। अब फ्रिक्शन तो नहीं है, तो इसके ऊपर ये जब ऊपर जा रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो mg कहां पे लग रहा है? फ्रिक्शन है क्या इसमें? तो इसका ओमेगा चेंज होगा क्या? भाई टॉर्क क्या है? नेट टॉर्क कितना है अबाउट सेंटर ऑफ मास? अरे भाई सिर्फ mg है, तो यहां पे नेट टॉर्क इस पूरे इसमें अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है? 0। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा जा रहा है, तो जो ओमेगा यहां पे आया, चलो एक काम करता हूं, इसको मैं ओमेगा नॉट लिखता हूं और इसको भी नॉट लिखता हूं। अरे समझ में आया? अब मुझे बताओ, ये जो ओमेगा नॉट है यहां पे भी क्या होगा? क्यों ओमेगा नॉट होगा? अरे फ्रिक्शन नहीं है तो कोई टॉर्क ही नहीं है। mg का टॉर्क तो अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हुआ? 0। फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन का भी टॉर्क नहीं है, तो क्या चीज कम होती जाएगी? वेलोसिटी। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है v, वो कितनी हो जाएगी? 0। और इसके बाद सिर्फ एक ही चीज रहेगी क्या? मतलब ओमेगा नॉट तो रह ही जा रहा है। मतलब इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी, नहीं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कौन सी आएगी? सिर्फ
ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की चेंज आएगा ना। ये सही है। हाँ मतलब सिर्फ क्या, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। 2h/3। हाँ तो सेकंड जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन क्या आएगा, एम जी एच वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी लगाओ, सिंपल, क्योंकि रोटेशन कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। अरे आपको समझ में आ रहा है? तो इसमें सेम वापस ये चीज लगा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो कुछ है नहीं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ या एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। अरे फ्रिक्शन नहीं तो एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं अपन। क्या एनर्जी कंजर्वेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या, एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर तो खत्म हो गया प्लस हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, रुको मैं एनर्जी कंजर्वेशन से करता हूं, मतलब आपको दोनों मेथड्स पता होनी चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सेकंड केस में क्यों किया अपन ने, क्योंकि क्या चीज जीरो है यहाँ पे, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जीरो तो एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं ना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई सेंटर ऑफ मास इनटू क्या, ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, अरे जीरो है ना, रेफरेंस इधर जीरो मान लिया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, हाफ आई सी ओ एम इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, इतना ही है। अरे हाफ एम वी स्क्वायर कितना हुआ, जीरो, प्लस यहां पे क्या हुआ, अरे आप समझोगे तो ये कैंसिल हो गया। इन शॉर्ट हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या, एम जी एच, और वी नॉट स्क्वायर यहां से आएगा, तो यहां पे इस टर्म में अपन ने क्या लिखेंगे ऊपर, आपको चाहिए तो इधर एम जी एच इज इक्वल टू क्या, 3/4 एम वी नॉट स्क्वायर। वो एम वी नॉट स्क्वायर की जगह यहां पे क्या डाल दो, 4 एम जी एच बाई 3। समझ आया? तो आंसर कितना है एच का, 2h0 बाई, एच की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी 2 बट कैसे किया समझ में आएगा। देखो यहां से यहां पे क्या था, ओमेगा नॉट कांस्टेंट कैसे हो गया बताओ, यहां से अभी ओमेगा नॉट कांस्टेंट कैसे हो गया, क्योंकि नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हुआ, जीरो, क्योंकि फ्रिक्शन कैंसिल हो गया, mg तो mg है, सेंटर ऑफ मास से लगेगा, तो टॉर्क है ही नहीं ना, तो अल्फा जीरो है, तो ओमेगा नॉट तो वही रहा, मतलब वो वैसे ही जाती रही, बट इसका क्या चीज जीरो होगी, v जीरो हो गया। तो इसमें ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, समझ में आया? चलो अब एक क्वेश्चन जिसमें हाँ मतलब डायरेक्ट वर्क डन बाय, तो ये सब नहीं सोचा होगा तो गलत किया है, गलत सोचा है, आंसर सही आया होगा। मैंने बरोबर किया। मैं क्या बोला, आंसर तूने बराबर लाया, बट सोचना ये है। एग्जाम्पल कौन सा था, 3। ओके, ये एक क्वेश्चन गाइस सब लोग सुनो, ये एक रॉड है और ये रॉड मास m का लेंथ l का है, यहां से मैंने ऐसा स्ट्रेट लाइन में छोड़ दिया तो क्या आएगा, ऐसे गिरेगा ना। अब देखो ये इधर गिरेगा, इधर भी हम पूछ सकते हैं क्या क्या, बट वो अच्छा मतलब वो फिर वो पूरा हाँ मतलब सब कॉस्ट वगैरह करना पड़ेगा। आप एक बेसिक क्वेश्चन करो, बाद में ये सब क्वेश्चन आपके डीसी पांडे में ऑलरेडी है या अपने बुक्स में ऑलरेडी है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा इजी वाला जो फटाफट आप करो। मास एम एन लेंथ एल से छोड़ दिया यहां से, ये घूम रहा है अभी, अब घूमते घूमते कहां पे आया, यहां पे है ना, अरे मतलब स्ट्रेट ऐसे बना होगा, जब ऐसे स्ट्रेट बना यहां पे, तो इस पॉइंट पे एट दिस इंस्टेंट फाइंड, यहां पे इसके हिंज फोर्सेस, फाइंड हिंज्ड फोर्सेस, मतलब NXN
एन वाई। आपको समझ में है? क्वेश्चन क्या है? ऐसा देखो, ऐसा रॉड था, उस रॉड को ऐसे छोड़ दिया तो क्या हो गया? ऐसे गिरेगा ना। जो ऐसे गिर रहा है तो भाई ऐसे जब पूरा 90 डिग्री ऐसे गिरा तो इसका इनिशियल पोजीशन था, ये इसका फाइनल पोजीशन है। अब फाइनल पोजीशन ऐसा वाला है तो फाइनल मतलब ये नीचे भी जाएगा। अगर हमने इधर ही पकड़ा, इधर से ही चालू, तो इधर हिंज फोर्स 0 रहेगा। नहीं ना पता भाई, वो किया था अपन ने, नहीं होता 0। क्यों नहीं होता ढूंढो ना अभी। तो यहाँ पे इन शॉर्ट, यहाँ पे अननोन कौन से है वो बताओ। ओमेगा क्या है? अननोन। अल्फा अननोन। एन वाई एन एक्स अननोन। और सेंटर ऑफ मास ये क्या हो जाएगा? वी। ये सेंटर ऑफ मास है पूरा, वो भी निकालो। इसमें अपने को क्या क्या लगाने पड़ेंगे बताओ। पहले वाला अपना लेक्चर था, बताया ना, F इज इक्वल टू एम ए, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, वो प्लस उसके साथ साथ क्या? सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स, सब कुछ। F इज इक्वल टू एम ए, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, कंस्टेंट इक्वेशंस और वर्क एनर्जी थ्योरम। अब सबसे पहले एक चीज समझो कि यहां पे क्या क्या चीजें निकालनी है। क्या निकालना था? NX एंड NY। अब NX एंड NY अब देखोगे तो अपन F इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे। अरे भाई F इज इक्वल टू एम ए ना, F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये लगाओगे तो ही तो NX एंड NY निकलेगा। तो NX कैसे निकलेगा? NX इज इक्वल टू क्या? NX इज इक्वल टू मास इनटू क्या? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग कौन सा एक्सिस? X एक्सिस। NY के लिए क्या है? mg। भाई ये जो फोर्स है ये क्या है? mg है ना। mg नीचे, ny ऊपर, तो यहां पे mg माइनस क्या? ny इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग कौन सा एक्सिस? y एक्सिस। तो पहले तो ये था। अरे मैंने क्या बोला? NX NY निकालना है। F इज इक्वल टू एम ए, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगाओगे। अब क्या लगाओगे? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा कहां पे लगाओगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि यहां पे NX NY कट हो जाता है ना। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू क्या? अल्फा, आई अल्फा। टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना होगा? mg इनटू क्या? L/2 इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3 इंटू क्या? अल्फा। इक्वेशन नंबर 3। देखो ये तो है ही। अब एक चीज समझो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ अलोंग y एक्सिस। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग y एक्सिस क्या होता है? अल्फा इंटू क्या? L/2। अरे भाई समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये रिलेशन बिटवीन, वो थर्ड वाला अपना फर्स्ट 1 2 3 ना। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग क्या? एक्स एक्सिस क्या होता है वो? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2। ये आपको समझ में आ रहा है? ये एक्चुअली देखा जाए तो ये मतलब कंस्टेंट इक्वेशन वाला टाइप्स। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? अल्फा कहां से मिला? यहां से मिल गया, तो एक्सेल सेंटर ऑफ मास y तो आ गया, तो इससे ny तो आ गया। ओमेगा कैसे मिलेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। ये तो मैंने ऑलरेडी सीखा हुआ है, मतलब सिखाया हुआ है। अब यहाँ पे एक ही चीज है, ओमेगा निकालना है अपने को। इधर से जब इधर आया तो ओमेगा कैसे मिला? यूजिंग व्हाट? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब इनका वर्क किसका 0 है? NX एंड NY का वर्क कितना है? 0। एक्चुअली आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय NX, वर्क डन बाय NY इक्वल टू क्या? चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये चीज कितना है एक्चुअली? 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है?
अरे सेंटर ऑफ मास कहां से कहां पे आया है? L/2 पे। तो यहाँ पे क्या होगा? mg L/2 इज इक्वल टू चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ आई COM नहीं, एक्स ऑफ रोटेशन सीधा टोटल ना। हाँ तो क्या होगा? ml² बाय क्या? 3 इंटू क्या? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या है? रूट 3g/L। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हुआ है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है? रूट ऑफ क्या? ये इक्वेशन नंबर क्या था? 4, सॉरी 3g/L। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज यहां पे डाल दो तो क्या मिल जाएगा? हाँ NA/, और तो ठीक है, पहले अल्फा कितना था? अल्फा 3g/, तो यहाँ पे 3g/2L। तो यहाँ पे आप देखोगे 3g/2L इंटू क्या? L/2। तो कितना है आंसर? 3g/4। तो ये तो 3g/4 है, इधर से आया ना ये, बराबर। और ओमेगा स्क्वायर 3g/L है, तो ओमेगा स्क्वायर कितना है? 3g/L इंटू L/2। तो क्या है? 3g/2। तो इसका कितना आंसर है? 3g/2। अरे भाई समझ में आया? तो इधर 3g/2। अब ये किसमें डालो? इसमें। तो m ये तो कितना आंसर? 3mg/2। और इसमें mg/4। nx भी आ गया, ny भी आ गया। सर हम ओमेगा निकालने के बाद v निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद mv²/r डाल सकते हैं। हाँ सेम ही आएगा। मुझे एक बात बताओ, इसमें मैंने ओमेगा स्क्वायर इंटू आर डाला, आप v²/r भी डाल सकते हो। v मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। अब मुझे तो सपोज कोई एंगल पे होता, देखो सुनो, ये ऐसा कोई एंगल पे होता तो यहां पे क्या करना पड़ता? यहां पे भी nx ny एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है तो ऐसे होता ना। तो एक्सेलेरेशन सेंटर ऑफ मास एक ऐसा कर लो, एक ऐसा कर लो। अब यहां पे देखो, ये समझ में आया कि नहीं आपको? ये भाई ठीक है, तो ये कर लो इसको। क्या? एक मिनट भाई, सब लोग सुनो, ये क्यों लिखा है मैंने? आपको पता है ये पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट पता है ना? सर्कुलर मोशन में क्या होता है? एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है और एक सेंट्रीपिटल। अरे ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन प्लस सर्कुलर मोशन का वर्जन है। अभी आता है, अब आया, ये क्वेश्चन पता है? नहीं, मैं ऊपर वाला भी दिखा दूंगा, बट एक क्वेश्चन आपने में किया था, मास m लेंथ l, इसको स्ट्रिंग को कट किया, तो कट करने के बाद क्या पूछा है? फाइंड क्या? टेंशन। ये आपको पहले क्वेश्चन करना है। जैसे ही हो जाता है, पहले हम क्या करेंगे? एंगल किधर था? 30 था ना? हाँ 30 डिग्री का है, इसको कट करेंगे। फाइंड टेंशन T हियर, ये क्वेश्चन था। अब आपको ये सब कुछ समझ में आएगा, और इसके अंदर बहुत ही अच्छा कंसेप्ट भी छुपा हुआ है टॉर्क का। ठीक है, तो पहले सब लोग ने ये लिखा, मैं ये पीछे ये इसके ऊपर करना है, तब तक ये लिख दो। और फिर ये क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए थे, आप अपने अपना ट्राई करो। लिखने के बाद आप ट्राई करो, मैं 5 मिनट में। पहला क्वेश्चन जो कौन सा वाला? स्ट्रेट है, उसको कट किया तो फाइन टेंशन निकालना, वो इजी है, करो। अभी सबसे पहली चीज सब लोग सुनो, जैसे इसको कट करेंगे, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट कंसेप्चुअली आ सकता है, कंसेप्चुअली भी आता है। क्या ये जो पॉइंट है, क्या ये इसके अबाउट हम टॉर्क ले सकते हैं? ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? कब ले सकते हैं और कब नहीं ले सकते हैं? अगर वो फिक्स, प्रॉपर फिक्स है, वो फिक्स्ड है। हिंज होता तो वो फिक्स कर दिया है फोर्सफुली। यहां पे आराम से नहीं, उस इंस्टेंट पे, बाद में झूलेगा अलग बात है। उस इंस्टेंट पे क्या वो
देखो उस इंस्टेंट पे सपोज उसका एक्सेलरेशन सपोज क्या है 0, तो कर सकते हैं, तो कर सकते ठीक है। अभी अपन चेक करते हैं इसका एक्सेलरेशन, इस इंस्टेंट पे इसका एक्सेलरेशन कहां पे हो सकता है, नीचे। मैं पहले ये लिखता हूं, फोर्स mg नीचे, टेंशन t कहां पे, ऊपर। एक्सेलरेशन को लिखूं तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास है ना, ये कहां पे होगा, नीचे है ना। और अल्फा भी ले लूं, मतलब मैं इसके ऊपर सपोज अल्फा ऐसे ऐसे मतलब ऐसे अल्फा लूं, ठीक है। मतलब मैंने सपोज अल्फा ऐसे लिख दिया। अब हाँ, ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज अल्फा L/2 नहीं। ये कब होता है, हिंज्ड है। अब यहाँ पे हिंज्ड है क्या, नहीं। तो सबसे बेस्ट केस क्या होता है, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास ऐसा करने का, अल्फा ऐसा लेने का। अब ये पॉइंट को देखो, ये पॉइंट का एक्सेलरेशन कहां पे आ सकता है, ये पॉइंट का एक्सेलरेशन, क्या ये पॉइंट इस स्ट्रिंग के वजह से क्या ये नीचे मूव कर सकती है, मूव नीचे कर सकती है क्या, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, फिक्स्ड। तो अब यहां पे आप देखोगे इसका टोटल एक्सेलरेशन देखोगे तो इसका एक्सेलरेशन कैसे होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां पे, नीचे, और अल्फा इंटू क्या L/2 कहां पे, ऊपर। तो पॉइंट नंबर वन है ना, तो ये कैसे किया फिर से? ये तो अपना नॉर्मल वो केस ना, नहीं आपने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर कैसे लाया है, मतलब वो आप नहीं, ये आपको याद नहीं। कोई भी पॉइंट का सपोज इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 का एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, पॉइंट नंबर 3 का कैसे निकालोगे। एक एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास प्योर ट्रांसलेशन का कंपोनेंट, और एक अरे अपन याद करो नहीं करते थे ना, ये बॉडी घूम रहा है ए से और अल्फा से घूम रहा है, तो मुझे तो इस पॉइंट का 1 और पॉइंट नंबर 2 का एक्सेलरेशन कैसे रहेगा, ये ए से आगे और आर अल्फा से पीछे, और इधर ए से आगे और अल्फा से आगे, यही तो है ना क्या, हाँ सेंटीमीटर। पहले नॉर्मल एक्सेलरेशन, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस पॉइंट के एक्सेलरेशन कहा, अब इस पॉइंट के एक्सेलरेशन क्या अलोंग दिस लाइन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो फिक्स स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, क्योंकि स्ट्रिंग के वजह से क्या हो गया, वो फिक्स। तो इस केस में तो ए एक्सेलरेशन एंड अल्फा L/2 दोनों चीज क्या हो जाएगी, इक्वल। क्यों, क्योंकि पॉइंट 1 कांट मूव अलोंग व्हाट, y एक्सिस, स्ट्रिंग के वजह से। अरे समझ में आ रहा है, हाँ। तो इस केस में तो भाई चल सकता है, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू, बट क्या होता है ना, मतलब ये कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो हमेशा ये सब क्वेश्चन में ना सबसे बेस्ट केस क्या होता है पता है, जब अपने को फिक्स नहीं है ना, टॉर्क कहां पे लगाने का, सेंटर ऑफ मास पे, हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी। अब वो गड़बड़ी कहां पे होगी, इधर वाले में। अब देखो यहां पे, ठीक है, ये वाला तो केस इजी था। अब यहां पे देखो क्या था, टेंशन टी कहां पे है, ऊपर, mg कहां पे है, नीचे, ठीक है। अब एक मानते इसके पास यही तो फोर्स है ना, और कोई फोर्स है क्या, नहीं। तो इसके पास एक एक्सेलरेशन आएगा, किसका, एक्सेलरेशन ऑफ किसका, सेंटर ऑफ मास, और अपन मान लिया क्या, अल्फा। अब देखो क्या हुआ, अब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कहां पे रहेगा, कैसे रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां पे, नीचे, ये पॉइंट नंबर 1 है ना, और अल्फा इंटू L/2 कैसे, ऐसे ना कुछ, अरे एंगल में होगा ना। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आया। एक रॉड है ऐसे, ठीक है। अब ये रॉड सपोज वेलोसिटी v से ऐसे घूम रहा है, आ रहा है, और ओमेगा से ऐसे घूम रहा है। तो मुझे बताओ पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 का वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर एडिशन ना। अपन ने क्या बोला था, ये ऐसा रॉड घूम रहा है, ऐसा मतलब ऐसे घूमते घूमते हुए ऐसे आ रहा है, बट इस इंस्टेंट पे v नीचे था और ओमेगा से
घूम रहा था। तो सारे जो पॉइंट्स है उनकी पहले तो वेलोसिटी एक होगी, कौन सी? v। ये जो v होगी वो कहां पे होगी? नीचे, नीचे, ठीक है। और ओमेगा के वजह से कैसे होगी? एक ऊपर वाले पे राइट पे है। हाँ, ओमेगा के वजह से कैसे होगी? अरे सर्कुलर मोशन ना। हाँ, तो ओमेगा इंटू क्या? परपेंडिकुलर ऐसा ना, तो ओमेगा इंटू क्या? L/2 ऐसे। इधर क्या? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 का क्या रहेगा? वेलोसिटीज। और इन दोनों का वेक्टर एडिशन इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट नंबर 1। अरे भाई नहीं समझ में। अरे वही वेलोसिटी हो गया तो वही एक्सेलरेशन। अब ये v का हो गया तो a का भी यही होगा, अल्फा भी यही होगा। तो इस क्वेश्चन में आप समझो, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि देखो इसमें वही कंसेप्ट थे बट वही कंसेप्ट अभी आपको क्लिक नहीं हो रहे ना, तो इसलिए ध्यान में रखना। अभी रोटेशनल मोशन पूरा पढ़ोगे तो बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो एक्चुअली इजी रहेंगे। मतलब आप सॉल्यूशन देखोगे तो भाई ये तो आता है बट आपको डायरेक्टली क्लिक नहीं होंगे, उसके लिए टाइम लगेगा। उसको मैं डाइजेशन बोलता हूँ। वो डाइजेशन आपका 1 महीना चलेगा और अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए, ठीक है। और वो होना भी चाहिए। कोई ऐसा एकदम तुरंत खान तो है नहीं कि 1 महीने में रोटेशन जैसे ही खत्म रोटेशनल मोशन में भी आप एकदम, तो वो तो होगा नहीं, ठीक है, टाइम लगेगा। अल्फा इंटू, अभी मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास ऐसे, अल्फा इंटू L/2 ऐसे है, किस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता पॉइंट? अलोंग क्या? वाई एक्सिस। तो अलोंग वाई एक्सिस इसका एक्सेलरेशन क्या है? 0। बट इस पॉइंट 1 का एक्सेलरेशन अब आप देखोगे तो इसका एक एक्सेलरेशन कहां पे आएगा? ये तो आएगा ना, क्या आएगा वो? सपोज एंगल 30 है तो अल्फा L/2 क्या? हाँ, साइन 30। ये रहेगा ना एक्सेलरेशन। और इसका क्या है? ये क्या है? अल्फा L/2 क्या? cos 30, जो किसके साथ इक्वल हो जाएगा? CM के साथ। बट ये तो रहा ना, तो क्या मुझे बताओ पॉइंट 1 रुका हुआ है, पॉइंट 1 टेंड्स टू मूव कहां पे? इधर। क्या इसका एक्सेलरेशन 0 है? तो क्या यहाँ पे एक्स ऑफ रोटेशन, क्या हम लोग यहाँ पे A इज इक्वल टू अल्फा L/2 भी लिख सकते हैं? भाई नहीं लिख सकते। A इज इक्वल टू अल्फा L/2 नहीं लिख सकते, कुछ अलग लिखना पड़ेगा। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्यों? तो एक्सेलरेशन अलोंग x ये हो गया एंड एक्सेलरेशन अलोंग y, एक्सेलरेशन अलोंग y तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वो पॉइंट मूव नहीं करेगा बिकॉज ऑफ क्या? स्ट्रिंग। बट ये जो है नाउ ax इज नॉट इक्वल टू 0, सो इसीलिए दिस पॉइंट यू कांट टेक दिस पॉइंट एज व्हाट? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं ले सकते, इसमें ले सकते। अब ऐसे क्वेश्चन अलग अलग आएंगे तो पंगा होते जाएगा, चेक करना पड़ेगा। उससे अच्छे सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सेंटर ऑफ मास में लगा दो। रोलिंग के केस का भी यही सीन है, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा, इसके ऊपर दूसरा सा रोलिंग कर रहा है ना सब जगह पे। रोलिंग में भी क्या होता है, अपन यहाँ पे टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इंस्टेंट कब लगाते हैं? एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे, सब लोग सुनो, ये एक ऐसा ब्लॉक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है। एक्चुअली क्वेश्चन एकदम इजी, इसका मास m है, इसका मास 2m है, इसका मास भी m है। सपोज इसको मैंने ऐसे फोर्स F लगा दिया, ऐसा क्वेश्चन दिया था मैंने, क्या दिया था, बट अभी मैंने फोर्स वाला नहीं दिया था। अब मैंने बोला कि भाई ये सिलेंडर है, सॉलिड इज रोलिंग, ये रोलिंग है, तो क्या होगा बताओ। अब एक्चुअली आप देखोगे ये रोलिंग है, इसका एक्सेलरेशन क्या मान लिया मैंने? A1। इसका एक्सेलरेशन क्या मान लिया मैंने? A2 और A अल्फा। और सब इसका एक्सेलरेशन भी मान लिया मैंने, अरे कुछ भी मान लो। A3 कहां पे मानना है तुमको? यहाँ पे। अरे जहां कहां पे भी मानो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, ठीक है। तो कहां पे मानना? पीछे मान दे, चलो A3। अब किसी ने बोला सर A1 A2 A3 अल्फा निकालना है, इधर का फ्रिक्शन क्या होगा? F1, इधर का फ्रिक्शन F2। अब एवरीवेयर इट इज रोलिंग। क्या मुझे बताओ इस केस में
इसके एफबीडी पे टॉर्क इक्वेशन यहां पे लग सकता है क्या? क्या टॉर्क इक्वेशन ये क्या है? इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन है? हाँ? क्या ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन? कैन वी टेक दिस एज इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन? क्यों? क्या ये रेस्ट पे है? रिलेटिवली रेस्ट पे है, पर क्या वो रेस्ट पे है ग्राउंड पे? भाई तो अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? ये पॉइंट नंबर सपोज ए मानते हैं, पॉइंट नंबर बी मानते हैं, नहीं पॉइंट नंबर ए का एक्सेलरेशन क्या होगा? a3 होगा ना? अरे पॉइंट नंबर ए इज इक्वल टू तो 80 माइनस आर अल्फा इज इक्वल टू नीचे वाले का एक्सेलरेशन कितना है? a3। ऊपर वाले का भी कितना होगा? a3 विच इज नथिंग बट a2 माइनस आर अल्फा। आर अल्फा माइनस a2 माइनस या आर अल्फा माइनस a2, आर अल्फा माइनस a2 इज इक्वल टू a3 होगा ना? क्या बट इसका एक्सेलरेशन 0 है, नहीं तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? पॉइंट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो क्या वो रुका हुआ इंस्टेंट में? तो ये चीज नहीं ले सकते। आपको समझ में आ रहा है? तो इस केस में भी टॉर्क अबाउट कहां पे लगाएंगे? अच्छा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास सही होगा, टॉर्क अबाउट गलत हो। देखो ये सब बेसिक्स है, वो वही नहीं समझ में। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन ये सब लेवल 2 के क्वेश्चन है, ऐसे ही हो जाएंगे आपके। आपको पता होना चाहिए कि कहां पे टॉर्क लगता है, कहां पे नहीं लगता। रिलेटिवली तो रेस्ट पे ही है ना। हाँ, रिलेटिवली तो रेस्ट पे है। रिलेटिवली रेस्ट पे है, ग्राउंड से रेस्ट पे तू देख रहा है तो। इससे नहीं मतलब हाँ, तो किसके रिलेटिव में रेस्ट पे है? वो ब्लॉक प्लैंक है। तो सपोज मुझे बताओ, ये मुझे इक्वेशन अभी सब लोग सुनो, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूं मैं आपको, बट ये कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे बताओ टॉर्क अबाउट इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लगाना है मुझे, इसके बाद भी मुझे इधर ही लगाना है टॉर्क इक्वेशन। हाँ, सूडो फोर्स। मुझे बताओ सपोज इस मास के रिस्पेक्ट में इसके एफबीडी बनाऊंगा, ये आदमी कोई इस मास के ऊपर बैठा है और फिर इसके एफबीडी बना रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो ए पॉइंट क्या है? रुका हुआ है ना फिर, बट इसके ऊपर क्या डालना पड़ेगा फिर? MA3 इस डायरेक्शन में क्या डालना पड़ेगा? सूडो फोर्स। अरे क्यों जाना है सूडो फोर्स? सब वो नहीं करना है, बट अगेन ये क्वेश्चंस वो कंसेप्ट चेक करने में आता है। पता मतलब ऐसा विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ऐसा मल्टीपल ऑप्शंस वगैरह इधर पता है ना, मतलब आपका जब कंसेप्ट चेक करने के लिए वो मल्टीपल चॉइस में एडवांस में पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पे क्या वैलिड है, कहाँ पे क्या वैलिड नहीं है। अगर आप 2 सेकंड ऊपर जा सकते हैं। हाँ जाएंगे ना भाई, बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। देखो ये थोड़ा सा इसके अंदर का क्या चीज है, थोड़ा अभी अपन ने थोड़े से और, पर क्या है मैं डायरेक्टली मतलब थोड़ा सा इसको ग्रास होने को भी टाइम लगेगा, इसलिए आपको थ्योरी पढ़ते रहनी है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और अटकोगे क्वेश्चन में, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, ये मेथड से क्यों नहीं हो रहा है। फिर कुछ कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स नोट में लिखे रहते हैं बुक्स में आपके, डीसी वनडे में या सिंगेज में या इसमें, वो फिर पढ़ोगे, अरे हाँ ऐसा है ऐसा है, तो ये क्लिक होते जाएगा आपको। मैंने आपको ओवरऑल बता दिया, फिर उसके डेप्थ में जो होता है वो आपको सेकेंड या थर्ड जब टाइम उसको सॉल्व करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, तब आपको एक क्लिक होते जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे देख लो, हाँ तो ये क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करोगे आप बताओ, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? अरे सिंपल है, क्या करेंगे यहाँ पे, F इज इक्वल टू क्या? ma, एकदम सिंपल। क्या F इज इक्वल टू ma, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा एंड कंस्टेंट। अब मुझे बताओ F इज इक्वल टू ma में क्या करोगे? यहाँ पे कौन सा इक्वेशन? mg माइनस क्या? t इज इक्वल टू मास इंटू टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा में टॉर्क कहां पे लगाओगे? एकदम इजी करना है तो। टॉर्क अबाउट क्या पे? सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो क्या होगा? T इंटू क्या? L/2 ml² इंटू क्या? अल्फा। और एक और भी चीज मिल गई, ACOM इज इक्वल टू क्या? अल्फा L/2, क्योंकि दिस पॉइंट डजंट मूव अलोंग, तो A। बट ध्यान में रखना, ये मैंने क्यों रखा, ये इसके लिए रखा कि ये फिक्स्ड है, तो ये A इज इक्वल टू अल्फा L/2। अरे आपको समझ में आ रहा है? अरे A इज इक्वल टू अल्फा L/2 लिखने के दो तरीके होते थे क्या? ये फिक्स है तो ये एक्सेल सेंटर ऑफ मास क्या घूम रहा है अभी?
सर्कुलर मोशन, तो ए इज इक्वल टू अल्फा एल बाय 2 टेंजेंशियल, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, पॉइंट नंबर 1 डजंट मूव अलोंग वाई एक्सिस। तो आप आपके नोट में लिखो पॉइंट 1 डजंट मूव अलोंग वाई एक्सिस, ये अभी लिख के रखो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये सब क्यूमुलेटिव वगैरह में या 13 मॉड्यूल वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, या जो टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना इसमें, तो उसमें सभी क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तब अभी अपन ने देख भी लिया ना, इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा, ऐसा सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, अल्फा एल बाय 2 कॉस 30। बट वो तो इक्वेशन आया, फिर बाद में पूरा का पूरा तो लिखना ही पड़ेगा। ये सेम चीज F इज इक्वल टू एम है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। बट यहां पे और क्या करना पड़ेगा भाई, इसको आप एमजी के ये और एक्सिस बना दो चाहिए तो, पर एक्सिस के हिसाब से लिखो। टिल्टेड एक्सिस ले सकते हो, टिल्टेड एक्सिस से भी कर सकते हो एंड नॉर्मल एक्सिस से भी कर सकते हो। और जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था ना, देखो ना 2m m ऐसा, और ये फोर्स वगैरह इधर इधर दिया हुआ है। लेवल 2, ये लेवल 2 के अंदर के क्वेश्चंस है। बाद में ये जो सब क्वेश्चंस है ना, इधर स्ट्रिंग कट किया गिरेगा, ये ऐसा रखा हुआ है, ऐसा वाला टाइप का चीज। बट सेम चीज है यहाँ पे, सिर्फ फ्रिक्शन जो होता है ना, फ्रिक्शन अलाउ नहीं करता। मैं आपको आप देखोगे बाद में, आप पहले सॉल्व करो, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। आंसर मतलब कैसे करना है वो पहले आप सोचोगे, ठीक है। अब देखो, अब जैसे सब्जेक्टिव लेवल 2 में देखो यहाँ पे स्ट्रिंग कट किया है, स्ट्रिंग कट किया तो ये कैसे जाएगा, वो ये वाला नहीं दिया है हमें। आप पहले क्या करो पता है, आपके दिल की खुशी के लिए पहले लेवल 1 करने का, लेवल 2 पे मत जाओ डायरेक्ट। हाँ, लेवल 2 टाइम जाएगा, क्योंकि ना आपको फिर वो कंसेप्चुअली चीजें समझेगी नहीं। ये भी एक लिख के रखो, ये भी एक लिख के रखो कि कहां पे अपन नहीं ले सकते। एक मिनट मुझे बताओ, यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते इस पॉइंट पे? क्योंकि पॉइंट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। क्यों मूव हो रहा है भाई? पॉइंट रुका है, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, पॉइंट रुका हुआ है तो ही वो एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे ये पॉइंट नंबर ए है, पॉइंट नंबर बी के रिस्पेक्ट में रुका नहीं है, मतलब देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन ए एंड बी। बट बी खुद भी तो मूव कर रहा है ना, कितने से, A3, तो बी A3 से मूव कर रहा है, तो ए भी कितने से मूव कर रहा है, A3। तो A3 से मूव कर रहा है, तो क्या पॉइंट रुका है वो पॉइंट रुका हुआ चाहिए तो ही हम लोग लगा सकते। हाँ, तो एक्सेलरेशन कब होता है, पासिंग टू सेंटर ऑफ मास, मतलब एक पॉइंट से उस पॉइंट के अबाउट वो पूरा का पूरा बॉडी क्या कर रहा है, घूम रहा है। जितना ही कर लेते हैं। अभी आपको क्या करना है, मॉड्यूल नंबर 8 तक 1 to 8 पूरा का पूरा ट्राई मार लो, पूरी थ्योरी ट्राई मार लो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। रिकॉर्डिंग में